नमस्कार दोस्तों, जीके तपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में इंडिया हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं जो मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में हमारे जो मौर्य वंश चल रहा है, और मौर्य वंश में हमारे अशोक महान जो सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे। और सामान्यतः अशोक की जानकारी, उसके कलिंग युद्ध के बारे में, राज्याभिषेक, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। अशोक जो है, अशोक महान बनने की जो कलिंग युद्ध के बाद किस प्रकार अशोक का है जो हृदय परिवर्तित हुआ, और उसके बाद उसने जो दम की नीति अपनाई, तो वो किस प्रकार है जो उन्होंने कार्य किए उनके बारे में लिखा। आज हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारे मौर्यकाल, मौर्यकाल, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, यहाँ हम लिख सकते हैं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अशोक, अशोक मौर्य, और अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात होती है शिलालेख क्या होते हैं। तो इनमें जैसे शिला और लेख, यानी कि पत्थर पर लिखे गए वो लेख, यानी कि प्राचीन काल में जब राजा महाराजा कोई भी अपना काम करवाते थे, यानी कि कोई भी जैसे राज्य की कोई सूचना ऐसी देनी थी, या फिर ऐसा कोई कार्य जो लोग लंबे समय तक याद रखें या वर्ष भर याद रखें, तो ऐसी जो चीज़ें थी तो राजा द्वारा जो अपने वो कारीगर थे उनके द्वारा या एक पत्थर पे जो खुदवाई जाती थी, एक तरीके से मड़वा के जो है जगह जगह लगवा दी जाती थी राज्य में, जहाँ कहीं भी राज्य की राजधानी है, या फिर जहाँ ऐसे शहरों में लगा दी जाए जहाँ जनता को पता चल जाए कि इस बार है तो ये घोषणा हुई है और इसका हमें पालन करना है। ऐसे कुछ नियम कानून जो होते थे वो शिलालेखों पे लगा दिए जाते हैं। इसमें और भी थी, अगर किसी विजय पताका या कोई युद्ध जीता है महाराज ने या फिर राजा सम्राट ने, तो भी उनका उल्लेख है जो शिलालेखों पर किया जाता है। फिर और भी कुछ उपलब्धियां हो सकती है राजा की, तो वो भी उसका, या राजा रोहन के समय कुछ घोषणाएं की तो उसका जो उल्लेख किया जाता था। कोई नई योजनाएं या कोई ऐसी चीज़ जो धार्मिक रूप से लोगों का जीवन में प्रभावित करती हो या लोगों का उस पर इफेक्ट पड़ता हो, तो वो चीज़ें हैं जो पत्थरों पे ऐसे लगा के रख दी, या स्तंभ बना के, मतलब स्तंभ लेख पत्थर लेख, एक जैसे मान लीजिए पत्थर पे ऐसे ये केवल पत्थर पे लिख दी, ये कोई सामान्य ऐसे पत्थर पे लिख दी, एक ऐसा स्तंभ बना दिया स्तंभ लेख, और यहाँ लिखवा दिया कुछ पिलर बना दिया, तो ये हो गया स्तंभ लेख और ये हो गया शिलालेख, तो ऐसे हम कह सकते हैं। और तो हम अशोक के शिलालेख, तो सबसे पहले क्या पता चला कि अशोक के ही शिलालेख है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जेम्स पेंथर, जेम्स पेंथर नाम का इतिहासकार था, उस व्यक्ति को जो है अशोक के शिलालेख, उसने ट्राई बहुत की पढ़ने की, वो लिपि समझ नहीं पाए, असफल, पढ़ने में असफल, असफल पढ़ने में कह सकते हैं हम, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो इसलिए उसने भी बोल दिया कि मूर्ख खट्टे हैं लोमड़े की तरह, कि मतलब अशोक के कोई शिलालेख वगैरह नहीं होते, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, ये तो मतलब फालतू कचरा हटाओ इसको, मतलब ये कहा गया। फिर आया एक जेम्स प्रिंसेस, और इसने है जो पढ़ने में सफलता, ये लिख सकते हैं हम सफलता, पढ़ने में उसको सफलता मिल गई, और उसने पता लगाया कि अशोक के शिलालेख, यानी कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में के आसपास। और जेम्स पेंथर, इसने जो है पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पढ़ने में क्या असफल हुआ, उसको पता नहीं चला कि अशोक के शिलालेख है, तो उसने क्या बोल दिया कि बस शिलालेख जैसी कोई चीज होती नहीं, हटा वो पत्थर है ऐसे ही। तो ये बात हो गई। अब अशोक के कुछ शिलालेखों की हम बात कर लेते हैं। तो अशोक के कुछ शिलालेख अलग अलग जगहों से मिले। एक गुर्जरा, ये मिला एमपी, मध्य प्रदेश से। एक मिला मास्की, ये तीन है जो कर्नाटक से मिले, मास्की, मैत्तूर और उदयगोलान, तो ये तीनों ही है जो कर्नाटक से मिले। तो यहाँ पर अशोक के अलग अलग जो शिलालेख मिले, अब हम उसको आगे भी देखेंगे, अशोक के जो लघु शिलालेख है, बृहद शिलालेख, और इसके साथ है दो तीन और जो शिलालेख है, वहां से भी अशोक की जो जानकारी मिलती है। इसके बाद हम अशोक के शिलालेख देख सकते हैं। तो इन सब में जो है ये लिखा हुआ था कि अशोक, मतलब नहीं, इसमें अशोक का नाम नहीं था, बल्कि ये लिखा हुआ था कि मगध जो है सम्राट ने ये कार्य करवाया है, ये मगध सम्राट की उपलब्धि है। लेकिन उसे पता कैसे चलता है कि मगध सम्राट तो बहुत हुए, कौन से मगध सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की, अरिकवंश किसी शासक का नाम हो सकता है, या फिर तो उसकी जो जानकारी मिलती है कि अशोक के ही शिलालेख है, वो मिलती है भाब्रू शिलालेख से, भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख ये राजस्थान से मिला, बेराट से, राजस्थान। और इसमें जो नाम है सम्राट अशोक, ये कह सकते हैं हम
जो इनका सम्राट अशोक के नाम से, कि सम्राट अशोक ने ये काम करवाए। और इसका है जो इनके जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है उसमें भी इसे उल्लेख मिलता है। भागनु शिलालेख अभिलेख का जो लेख है वो त्रिपिटक में भी मिलता है। और ये अशोक ने, ये इसमें सम्राट अशोक का नाम आता है। पहले वाले जो हमें मास्की देखा या कर्नाटक में या गुजरात देखा है, मध्य प्रदेश में, इन शिलालेखों में ये लिखा होता था कि मगध सम्राट यानी मगध के राजा उन्होंने कार्य करवाया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था ये कौन से राजा ने करवाया। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि ये सम्राट अशोक ने, जो भागनु शिलालेख से पता चलता है कि वो अशोक के शिलालेख है, अशोक ने ये कार्य करवाया। अब उसके बाद एक सुरकुना अभिलेख मिलता है, और ये जो है सरकुना है, और ये अफगानिस्तान से मिला। और इसकी जो भाषा है वो अफगान में अरेमाइक भाषा थी, अरेमाइक प्लस ग्रीक। ये द्विभाषी अभिलेख है। कैसा है? द्विभाषी मतलब दो भाषाओं में लिखा हुआ। कौन कौन सी? तो हम कैसे, अरेमाइक और ग्रीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकुना अभिलेख अफगानिस्तान में, और ये जो अभिलेख है दो द्विभाषी है, दो भाषाओं में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? तो सरकुना अभिलेख अफगानिस्तान में ग्रीक और अरेमाइक भाषा में लिखा हुआ है। पाकिस्तान में खरोष्टी थी, मतलब अशोक के शिलालेखों की भाषा, और भारत में जो थी ब्राह्मणी थी, और जो यूनान में या ग्रीक में जो थी उसकी ग्रीक भाषा ही थी। तो इस प्रकार अशोक के शिलालेखों की हमने बात की कि यहाँ शिलालेख पाए जाते थे। ये कुछ शिलालेख है। फिर अब मुख्य मतलब लघु शिलालेख और उनके महान शिलालेखों की बात करेंगे। अब हम देखते हैं अशोक के लघु शिलालेख। तो अशोक ये है, यहाँ लिख देते हम लघु शिलालेख। अशोक के जो लघु शिलालेख थे वो संख्या में 7 थे, और वृद्ध शिलालेख या जो बड़े शिलालेख थे वो थे 14, ये कह सकते हैं। तो बड़े या लघु या वृद्ध शिलालेख थे वो संख्या में 14 थे, और इसको जो है चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे 7 जो लघु शिलालेख है अशोक के, उनको देख लेते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा छोटा सा भारत का जो है मैप बनाते हैं, और उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार भारत का मैप है। और यह जो पहला एक शिलालेख मिलता है अशोक का, वो यहाँ मिलता है नेपाल में, रोमनदेही करके नाम सुना है, रोमनदेही अभिलेख 1 नंबर। ये कहाँ मिलता है? नेपाल में। यहाँ हम देख सकते हैं नेपाल। और इसमें जिक्र है कर न देने का या टैक्स फ्री, यानी कि ये जो रोमनदेही नेपाल वाला भाग है, लुम्बिनी के पास है। लुम्बिनी में आपको पता है भगवान बुद्ध का यहाँ देख सकते हैं जन्म हुआ था। और जब अशोक ने खुद ने बौद्ध धर्म जो ग्रहण कर लिया या बौद्ध धर्म अपना लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बुद्ध से प्रभावित हुआ, और इसने जो है यहाँ कर मुक्त टैक्स फ्री कर दिया। यहाँ से वो राजस्व नहीं ले रहा था, कर नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद जो दूसरा या एक ये हो गया नेपाल में, ये हम कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे था टोपरा हरियाणा में पड़ता है। और तीसरा जो है वो यहाँ पे मेरठ। भारत के नक्शे के हिसाब से देखो, यहाँ राजस्थान से भी नीचे आ गए हम, वो मत देखना आप। हम जैसे मतलब मैप के एक वो अनुमान से समझ रहे हैं कि भाई हम यहाँ यूपी की बात कर रहे हैं, हालांकि यूपी तो यहाँ के ऊपर है। तो मेरठ, तो जो तीसरा शिलालेख मेरठ था यूपी में। अब ये जो शिलालेख थे, तो सल्तनत काल में जब हम बढ़ेंगे सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में एक शासक आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और शॉर्टकट में कहा जाता है FST ने इन दोनों अभिलेखों को यहाँ से उठवाया। टोपरा वाला हरियाणा में था, उसको लेके गया था दिल्ली। इन दोनों को दिल्ली में ले जाके वहां गड़वा दिया। यहाँ से मेरठ से भी उठा दिया और दिल्ली लेके चला गया। वो भी कहीं कहीं जो है, और इसको फिरोज शाह तुगलक को आपको पता है सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। इसको सल्तनत कालीन अकबर के नाम से
जाना जाता है, क्योंकि देखो अकबर इससे जो ये एक तरीके से ये अकबर का अग्रगामी माना जाता है इसको। अकबर की और इसकी नीतियां लगभग बराबर थी। अकबर भी जो आगे अभी अभिलेख आएगा उसको मतलब ट्रांसफर करता है, यानी कि वहां से उड़ा के दूसरी जगह ले जाता है। और ये भी जो है यहाँ जो मतलब यानी कि अशोक के जो शिलालेख थे उसको दिल्ली टोपरा वाले को उठा के दिल्ली, और जो मेरठ में था उसको भी उठा के मेरठ लेके गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मतलब मेरठ और जो टोपरा है वो भी लेके गया, कौन लेके गया? तो ये सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक हुआ था उसने, और इसे जो सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने सल्तनत काल में अकबर जैसी नीतियां अपनाई थी और काफी सहिष्णु माना जाता, भले ही मुस्लिम शासक था या ये कह सकते हैं हम। तो उसके बाद आता है 4 नंबर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे अकबर ने इसको उठवाया और कहाँ ट्रांसफर करवा दिया? इलाहाबाद में। अब बात आती है इलाहाबाद क्यों लेके गया। देखिए उस समय क्या है कि अकबर के समय इलाहाबाद काफी फेमस था, फेमस शहर था, लेकिन ये अकबर भी थोड़ा धार्मिक सहिष्णु नीति थी उसकी भी, और धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता, उसकी विभिन्न कुछ नीतियां थी। तो उस हिसाब से जो अकबर ने, अब अकबर को लगा कि इलाहाबाद फेमस बहुत है, लेकिन कौशाम्बी सिर्फ ये धार्मिक रूप से सहिष्णु, तो ये प्रतीक भी बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं उसको उठा के इलाहाबाद में लाया जाए। तो अशोक है जो अकबर है जो इसको उठा के कहाँ लेके गए? इलाहाबाद यूपी में, इसलिए इसको भी ट्रांसफर किया गया। अब 4 हो गए, हमें कितने 7 पढ़ने, अब रह गए 5, और वो 5 ही नहीं हम पढ़ने, और 3, तो वो तीनों ही जो है बिहार में। अब पहला रामपुरा, चंपारण बिहार, बिहार के चंपारण में। फिर आता है लोहरिया, अरराज, ये बिहार में। फिर आता है लोहरिया, नंदनगढ़, ये भी बिहार में स्थित है। अब इसमें से कहा जाता है कि कौन से भी मोर के चित्र बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो लोहरिया नंदनगढ़ है, इस पे मोर के चित्र बने हुए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो अशोक के जो लघु शिलालेख हैं वो ये 7 जो शिलालेख है उनके बारे में जो मैन जो लेख बनता है ये यहाँ पे। एक है रमनदोई जो बिहार में नेपाल में स्थित है, और ये कर मुक्त के लिए यहाँ मतलब टैक्स फ्री कर दिया था, राजस्व नहीं लगा। दूसरा टोपरा हरियाणा में था, उसको दिल्ली लेके आ गया, और कौन? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा जो मेरठ में था उसको भी दिल्ली लेके आ गया। ये दोनों एक साथ ही कह सकते हैं, टोपरा और मेरठ दोनों को दिल्ली लेकर चला गया। फिर कौशाम्बी में, और कौशाम्बी यूपी में था, यहाँ जो थे अकबर इनको इलाहाबाद लेके गया। फिर 3 है वो बिहार में, रामपुरा चंपारण बिहार में, और लोहिया जो अरराज है वो, और लोहिया नंदनगढ़ है। तो ये 7 जो अशोक के शिलालेख हो गए। कई बार इनको पूछा जाता है, इनके नाम दे दिए जाते हैं, उसको मिलाने के लिए पूछा जाता है कहाँ पे कौन सा था या अवस्थित है। और ये फिरोज शाह तुगलक को, इसलिए अकबर ने भी ये ट्रांसफर करा जो साइंस धार्मिक जो सेकुलर नीति दिया, धार्मिक जो सहिष्णु नीति थी अकबर की भी इसी प्रकार सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक या फर्स्ट की भी मानी जाती है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल में अकबर कहा जाता है। और इनकी नीतियां एक दूसरे से थोड़ी बहुत, ये भी एकदम जो है शिलालेख उखाड़ के दूसरी जगह ले जा रहा है, गाड़ रहा है, और यही ऐसी नीतियां कुछ फॉलो कर रहा था। इस प्रकार हमने इन दोनों का संबंध भी देखा, और फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत कालीन अकबर क्यों कर देता ये भी देखा। अब हम देखते हैं अशोक के महाशिलालेख, और अशोक के जो महाशिलालेख है वो है संख्या में हमने देखा है यहाँ बृहद शिलालेख वो कितने हैं? 14 उसको भी देख लेते हैं। इस शिलालेखों में अशोक ने क्या कहा है? अशोक महान, अब देखो अशोक के साथ हमने युद्ध या जो उसकी राजनीतिक उपलब्धियां थी वो देख ली थी। उसके बाद में जो अशोक महान बनने की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, धर्म के प्रति उसकी जो विचारधारा, वो सब हम देखते हैं। तो अशोक के कहीं कहीं जो अशोक की महानता, अशोक महान के जो है वो अब यहाँ से जो परिणाम सामने आने लगे, इस प्रकार अशोक जो महान बना है वो इसकी जो उपलब्धियां थी उसी को इन्होंने अशोक को महान बनाया। अब अशोक के जो सदा जो ये शिलालेख है, बृहद शिलालेख है, बड़ा शिलालेख है, इसमें जो पहले शिलालेख में अशोक कहता है पशु हत्या पर रोक होनी चाहिए, पशु हत्या की वो निंदा करता है। पशु बलि या पशु हत्या, तो पशु हत्या पे वो रोक लगाता है। तो यहाँ क्या कहता है? अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा मत करो, और साथ में बलि मत दो पशुओं को मत मारो। भले ही एक समय था जब अशोक महान नहीं बना था, यानी कि हृदय परिवर्तित से पहले जब अशोक सम्राट था, युद्ध में जाता था एज ए राजकुमार, जब वो जाता था तो वो भी शिकार करता था, एज ए राजा जाता था तभी वो शिकार के दृश्य करता था। हो सकता है वो जीव जंतुओं को मारता, शेर को मार देता, सब कुछ करता। लेकिन अब अशोक है जो परिवर्तित हो गया,
तो अब ये अशोक की मान्यता को सिद्ध करते हैं। तो पहले जो महाशिलालेख में अशोक कहता है पशु हत्या पे रोक लगनी चाहिए, पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे में कहता है पशु चिकित्सा की बात करता है, और पशु चिकित्सा में अशोक कहता है कि यहाँ मान लीजिए आपने हिंसा नहीं की, मतलब अहिंसा यानी कोई हिंसा नहीं की है, अहिंसा की नीति अपनाई, फिर भी कोई पशु है बेचारा, मतलब कोई भाग टूट गया है या फिर वो घायल अवस्था में है और मतलब दुखी है, पीड़ित है, तो उसकी आप क्या करिए, पशु चिकित्सा पे ध्यान दीजिए और पशुओं की चिकित्सा। तो दूसरे में इसने मुख्यतः पशु चिकित्सा की बात की, और साथ ही दूसरे में ये इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड में कह सकते हैं कि उसने दक्षिण भारत के 4 राजवंशों के बारे में बताया जाए। कितने? 4 राजवंश। तो ये दक्षिण भारत के 4 राजवंश कौन कौन से हो जाएंगे ये भी देख लेंगे। तो उसने पहले है जो चेर, दूसरा चोल, तीसरा पांडे और चौथा है सत्यपुत्र। इन 4 राजवंशों का उल्लेख किया है कि यहाँ 4 राजवंश थे या उनके बारे में जानकारी थी। यहाँ से अशोक ने कुछ सीखा होगा धार्मिक रूप से, यहाँ भी उसने कुछ स्थापना करने के लिए या ऐसी कुछ जानकारी यहाँ से मिलती है। फिर ये और 5वें में मतलब यानी कि ये तो 4 दक्षिण भारतीय हो गए, 5वां वो श्रीलंका का इसमें उल्लेख मिलता है, श्रीलंका की जानकारी मिलती है, क्योंकि श्रीलंका में अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र है महेंद्र को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, तो उसकी जानकारी मिलती है। तो पशु चिकित्सा ये जो है दूसरे जो शिलालेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं 3 और तीसरे को कैसे याद रखना। देखो पहला पशु हत्या अहिंसा बलि ये हो गया, दूसरा पशु चिकित्सा जुड़ा हुआ है, तीसरा है जो उसने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे। और ये अधिकारी क्यों नियुक्त किए गए थे, कौन कौन थे? तो एक था राजूक, और दूसरा था युक्तक, और तीसरा था प्रदेशक यानी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो अशोक ने यह कहा था कि यह हर 5 साल, हर 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, राज्य में जाएंगे, वहां की रिपोर्ट लेके आएंगे, जो भी सामाजिक कार्य आर्थिक कार्य जो भी हुए हैं उसकी जो है हर 5 पंचवर्षीय एक तरीके से योजना है। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो हमारा जो योजना काल नियोजन कार्य जो शुरू हुआ था, यानी कि हम जो योजना काल की बात करते हैं तो भारत जब आजाद हुआ तो उसके समय योजना काल की बात आयोजन की जो एक तरीके से बात हो रखी थी कि हमारा ऐसा बॉर्डर लाना चाहिए, पंचवर्षीय योजनाएं होनी चाहिए, देश में जो है विकास को लाया जा सके और देश को विकास में तब्दील करने के लिए या किस प्रकार देश का विकास किया जाए, इसलिए ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो 5-5 साल के अनुसार देश में अलग अलग बड़ी योजनाएं हो, फिर उसमें 5 साल में मतलब ईयरली उसको हाफ ईयरली और मतलब क्वार्टरली बांटा जाए और उस अकॉर्डिंग जो है हमारी जो विकास योजनाएं होती है या सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाएं है उनको अमली जामा पहनाया जाए या क्रियान्वयन किया जाए। तो ये देख लीजिए कब की बात है, आज से देखा जाए तो लगभग 200 साल वो और मतलब 2000 साल ये, तो मतलब 300-2300 साल पहले ये नीति आ गई थी। किसकी? एक तरीके से कह सकते तो पंचवर्षीय योजनाओं की। तो ये अधिकारी नियुक्त करके 3 प्रकार के राज्यों को युक्तक और प्रदेशक, और ये हर साल हर 5 वर्ष बाद वो क्या करेंगे, राज्य का भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके जो है रिपोर्ट पेश करेंगे जो दरबार में और बताएंगे कि वहाँ क्या कमियां हैं, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किस प्रकार की वहाँ जनता है, उसको क्या मतलब यानी कि कमी किस चीज़ की है या उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। तो वो सब पता करने के लिए हर 5 साल में क्या किया जाएगा, इन अधिकारियों को घूमना पड़ेगा। प्रशासन गांव के द्वार जो वर्तमान में ये चल रहे हैं सब, जो हमारे प्राचीन काल के जो अशोक जैसे महान शासक हुए या मौर्य जो साम्राज्य का प्रशासन है वहाँ से ये चीज़ें अडॉप्ट की हुई है, एक तरीके से वहीं से अपनाई हुई है, नई चीज़ें नहीं। हमें आधुनिकता में या मॉडर्नाइजेशन में ऐसा दिखता है कि ये सब कितनी इंडिया डेवलप हो रही है, वर्ल्ड इतना डेवलप हो गया है, आधुनिक विश्व कैसा हो गया है, ऐसी ऐसी हम नीतियाँ ला रहे हैं। हमारे जो उस समय हम कह सकते देश आज़ाद हुआ तब हमारे नीति निर्माता जो थे वो कितने एडवांस थे, कितनी अच्छी योजनाएं लेके आए। तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, वो मतलब 2500 साल पहले की बनी हुई थी। तो उस समय भी लोग इतने समझदार थे, इतनी उनकी अच्छी नीतियाँ थी। जब हम सल्तनत का काल पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति थी वो अपनाई गई है, तो मतलब ये माना जाता। तो उस समय की जो नीतियाँ थी उससे पहले की है तो मतलब उस समय की नीतियाँ भी अपनाई गई थी, जो मतलब यानी कि अभी वर्तमान में भी उनकी प्रासंगिकता है। अगर पूछा जाए इतिहास में, हालांकि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, इतिहास ऑप्शनल से हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाए क्या इतिहास सिर्फ हमारे अतीत की जानकारी है या वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है, तो आप बता सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सर जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो अशोक की जो उसके महाशिलालेख का तीसरा जो है 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे
उसी के अनुसार उसने जो 5-5 वर्ष का वो हर साल मतलब अपने भेजता था अधिकारियों को। तो इस तरीके से वो उसके प्लान नहीं थे, वो कहीं से कहीं हम ये कह सकते हैं वर्तमान में हमारी जो 5 वर्षीय योजना जो हमारा प्लान है अभी बंद कर दी गई भले ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी उसका भी जो वर्तमान में किस प्रकार जो हमारा एसेंशियल जो मतलब कहते हैं सर्विस एक्ट है 1955 का, मतलब आवश्यकता जो वस्तु अधिनियम 1955 ये कहाँ से है? अलाउद्दीन खिलजी के समय से है। अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता था कि जब अकाल पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो जो सामान है व्यापारी उसकी दरें नहीं बढ़ाएंगे और जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो दैनिक जीवन में काम आती है वो क्या रहेगी, उसकी दरें नॉर्मल रहेगी, सामान्य रहेगी, यथावत रहेगी, वही रहेगी। तो मतलब वो जो कानून 1955 का जो मतलब एसेंशियल जो हम सर्विस एक्ट कहते हैं तो वो कहाँ से है? तो वो कहीं ना कहीं सल्तनत काल से आया, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन से आया। इसीलिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, चाहे वो प्राचीन भारत का हो या मध्यकालीन भारत का हो, आधुनिक भारत का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और वहाँ से ही लोग सीखते हैं और उन्हीं को ही वर्तमान में अपनाया गया है। तो ये यहाँ कि जो इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, केवल अतीत की जानकारी नहीं, इसकी वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। अब आता है 4 नंबर पे चौथा जो शिलालेख है उसके बारे में देखते हैं। तो 3 पहले में पशु बलि, दूसरे में पशु चिकित्सा और तीसरे में 3 अधिकारी नियुक्त किए गए। 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे। अब चौथा जो है उसको देख लेते हैं हम। इसमें अशोक ने कहा कि जो भैरी घोष है, भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति या युद्ध की जो घोषणा है उसको किसमें बदलना है? धम्म घोष। या फिर युद्ध की नीति को अब किसमें बदलना है? बुद्ध की नीति में बदलना है, धम्म की नीति में। यहाँ हम देखते थे बुद्ध की नीति भी लिख देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन यही बनता है धम्म क्या था? धम्म एक मतलब ऐसी हम कह सकते हैं आदर्श, उस विचार थे, नैतिक जो आदर्श थे उसको अपना के व्यक्ति अपना और दूसरों का कल्याण कर सके और दूसरों के अच्छा सोचे, बुरा न सोचे, सबका भला करे। तो इस प्रकार के जो आदर्श नैतिक उस विचार थे उनको जो है धम्म का नाम दिया था अशोक ने। वही अशोक का धम्म था अगर सही माना जाए तो। एक तरफ से कैसे व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, धर्म संकट में पड़ना, तो हिंदू मुस्लिम धर्म को मत देखे करे हमें, मतलब लॉर्ड मेघालय के बाद में जो हमारी शिक्षा पद्धति आई उसमें अंग्रेजों ने तो हिंदुओं मुसलमानों को बांट के ही राज किया। पहले पाकिस्तान को अलग कर दिया, फिर बांग्लादेश को भी अलग करवा दिया। वो नीति आज तक चली आ रही है और लोग कहीं ना कहीं जो है धार्मिक मामलों में सीधा हिंदू मुस्लिम के या सिख ईसाई ऐसे देख लेते हैं। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह धर्म मतलब व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, धर्म होते हैं। ये धर्म शब्द कैसे बना है? धर्म है उसी से धर्म बना। धर्म मतलब यानी कि संस्कृत की दृढ़ धातु से बना हुआ जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? एक ऐसे मतलब उच्च विचार, आदर्श, नैतिकता जो मतलब व्यक्ति की कल्याण, मानवता के कल्याण की बात करती हो। तो जो भैरी घोष की बात की है, धम्म घोष की बात की है, किसमें? चौथे जो शिलालेख। अब 5वें शिलालेख में वो धम्म महामात्य, ये कह सकते हैं धम्म महामात्य की नियुक्ति की बात करता है, धार्मिक अधिकारी की बात करता है या धर्म का प्रचार करने वाले की हम बात करते हैं। जिस प्रकार विदेशी जो आए थे ईसाई मिशनरीज वगैरह, वैसे कि यानी कि धम्म की नीति को सही उसका प्रचार प्रसार करने वाला, लोगों को अच्छे से समझाने वाला कि धम्म क्या है, उसको किस प्रकार अपनाना है और वो किस प्रकार लोगों का भला कर सकता है। तो इसलिए धम्म महामात्य की नियुक्ति है। वो जो सटे जो माँ शिलालेख है, माँ जो हम कह सकते हैं अशोक के जो वृद्ध शिलालेख उसमें से है। और फिर आता है छठा और सामाजिक कल्याण के लिए, या अशोक ने कहा था सामाजिक कल्याण या जन कल्याण के लिए अधिकारी मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं मिल सकते हैं। यानी कि अशोक ने ये कहा था कि अगर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं या जन कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं और कोई अधिकारी डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहता है तो बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे अधिकारियों के लिए सब रास्ते खुले। वो आ सकते हैं, कोई अच्छा प्रपोजल लेके आए, मतलब कह सकते हैं प्रस्ताव लेके आए, और हो सकता है कि मैं जितना मतलब मुझे जानकारी नहीं हो, कोई ऐसा भी नीति हो जो ऐसे से लागू की जा सकते, उसका ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़े, बहुत अच्छी हो, धार्मिक रूप से सहिष्णु हो, या फिर मतलब ये कह सकते हैं कि वो अच्छे से उसका जो पालन किया जा सके और लोगों को फायदा मिले, जन कल्याण को बढ़ावा मिल सके। तो सामाजिक या जन कल्याण के लिए अधिकारी हैं उसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। 7वें में अशोक बात करता है धार्मिक सहिष्णुता। यानी कि अशोक ने कहा था कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है आप किसी भी धर्म के साथ, जैसे अभी हमारी वर्तमान में भी हमारे जो संविधान में जैसे हम बात करते हैं कि धार्मिक
धर्म निरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं कि राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई विशेष भेदभाव नहीं करेगा और नहीं कोई किसी धर्म को बढ़ावा देगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। और सर्वधर्म समभाव यानी कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। और अशोक ने कहा था कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए या धर्म की नीति को अपनाइए, लेकिन ब्राह्मण धर्म पे उंगली मत उठाइए, उसको गलत मत कहिए। कोई और धर्म है तो उसके साथ भी, जैन धर्म है तो वो अपना रहे, अच्छा ठीक है उनका, लेकिन आप दूसरे धर्मों से कुछ चीजें सीख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका जो दुष्प्रचार मत कीजिए और जहाँ उसमें कमियां मत निकालिए, यही थी। और दूसरे धर्म को कोसना नहीं है उसमें, यानी कि एक तरीके से कुछ नकारात्मकता नहीं देखनी है। अगर आप अपना धर्म अच्छा लग रहा है तो फॉलो करो, दूसरे का नहीं लग रहा है तो बस उसमें आप कुछ अपनी जो है उसको गलत मत ठहराओ। तो ये धार्मिक सहिष्णुता के अशोक ने बात की थी। रिलीजियस एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उसने सेकुलरिज्म की बात की थी। फिर 8वें में आता है धर्म यात्रा। अशोक ने कहा है कि मैं धर्म यात्राओं पर जाऊंगा, यानी कि धर्म का प्रचार करूंगा, खुद राज्य में घूमूंगा और लोगों को कहूंगा आप धर्म की नीति को अपनाइए, ऐसी मतलब ये नीति है और इसका जन कल्याण में इस प्रकार से महत्व है। तो ये कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष बाद में जो अशोक ने धर्म यात्राएं शुरू की थी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 661 BC ईसा पूर्व, और ये लगभग हो सकता है 253 ईसा पूर्व, उल्टा चलता है BC, तो ये 253 ईसा के लगभग अशोक ने जो ये बात की। तो अशोक जो कलिंग युद्ध के 10 वर्ष बाद में कहाँ गया बोध गया में, वहां पे गया था। और 3 वर्ष बाद में गया था लुम्बिनी में जो यात्रा की थी अशोक ने। तो हम ये कह सकते हैं अशोक ने जो धर्म यात्राओं या फिर उसका। अब तो तीसरे तक तो हमें याद हो गया था, पहले में पशु बलि, तीसरे में पशु चिकित्सा, चौथे में जो ये बेरीगोस या जो धर्मघोष की नीति को अपने, 5वें में जो धर्म माप मानते की थी, 6ठे में अधिकारी हमसे मिल सकते हैं सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, 7वें में धार्मिक सहिष्णुता, 8वें में धर्म की यात्रा। अब बात आती है 9वें शिलालेख की। और 9वें शिलालेख में अशोक कहता है, 9वां शिलालेख होता है उसमें कहता है अशोक छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध। अब अशोक छोटे त्योहारों पे इसलिए प्रतिबंध लगा रहा था, वो कह रहा है कि आप छोटे त्योहार मनाओगे, खर्च करोगे, यानी कि धन खर्च करोगे, पैसे आपके वेस्ट होंगे, यहाँ पे व्यय होगा फालतू का, इस प्रकार से झंझट आप ना करें, इसलिए छोटे त्योहार न मनाए। और बड़े जो त्योहार है उसको आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे त्योहार आप मत मनाइए। तो अशोक का कहेंगे यही पक्ष था। अब अशोक को दूसरा पक्ष भी इसका सोचना चाहिए था कि भाई छोटे प्रोग्राम जो त्योहार थे, लोगों को छोटा बहुत रोजगार भी मिलता था, लोग छोटे त्योहार की उम्मीद में बैठे, अपना कुछ सामान वगैरह वो बेचने की उम्मीद में थे, चलो इस बार बिकेगा तो हमारे कुछ आमदनी होगी। तो ये दूसरा पक्ष हो सकता है, लेकिन अशोक उस समय ये सोचता था कि भाई छोटे जो त्योहार है वो फालतू का खर्चा है, ये नहीं होना चाहिए। अशोक की अच्छी बात हो सकती है। 10वें शिलालेख में अशोक जो है ये धर्म के महत्व की बात करता है, धर्म का महत्व। वो समझा था कि धर्म है क्या और इसमें जो किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन पे लागू कर सकते हैं, अपना और दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं, धर्म की नीतियों के बारे में, धर्म के जो विचार सदविचार से आचरण थे, आदर्श, उनके बारे में बात करता है। और 11वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे, कि भले हाँ मेरे अधिकारी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए या धर्म से जुड़े हुए, तो वो ब्राह्मणों को ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण धर्म खराब है, या ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे कि आपकी जो नीतियां हैं या आपके जो ये कर्मकांड की जो नीतियां हैं या जो भी हैं, आप अंधविश्वास वो जो भी है, लेकिन आप उसको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। 11वें में। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामातृ की स्थापना, वो कहता है कि स्त्रियों को भी एक समान दर्जा दिया जाए, उनकी भी अधिकारों की बात की गई अशोक ने। तो यह एक तरीके से अशोक की अच्छी नीति थी कि उसने महिलाओं को या महिला सशक्तिकरण की बात की, कि महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए, उनको भी धर्म में जोड़ा जाए और इनको पिछड़ा या वंचित न रखा जाए। तो स्त्री महामातृ की भी बात की। फिर 13वें में आता है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख। कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। और 14वां जो लास्ट शिलालेख है उसमें अशोक कहता है उपरोक्त लिखी हुई बातें, उपरोक्त बातों की
जिम्मेदारी लिखने वाले की होगी। लिखने वाले मतलब मैं लिख रहा हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अशोक कहने का मतलब यह था कि जो लास्ट जो 14 शिलालेख, अशोक ये कह रहा है कि ऊपर जो भी 13 शिलालेख लिखे हुए हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती लगती है आपको तो वो उसका जिम्मेदार अशोक नहीं होगा। भले ही अशोक के शिलालेख हैं, इसकी गलती है जो ये जो टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो उसको सैनी से या थोड़े से खोदता है, यानी कि उस पर जो उकेरने का काम कर रहे हैं कारीगर है, उसकी जिम्मेदारी होगी। अशोक ने कोई भी नीति गलत नहीं बताई है। अशोक के जो सिद्धांत थे, धर्म थे, धर्म की नीति थी या शिलालेख थे, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है बाद में तो वो उसका जिम्मेदार होगा लिखने वाला। तो अशोक तो चला गया, खुद तो फंसा दिया लिखने वाले को या फिर उस कारीगर को। तो इस प्रकार हमने अशोक के जो है इसम जो लघु शिलालेख भी देखें, दूसरे जो शिलालेख थे वो भी देखें, और साथ ही किसने जो अशोक के शिलालेख पढ़ने में वो सफलता अर्जित की उनको भी देखा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।